नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको जीव विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 4 तक पूरे क्वेश्चन फाइनल करा दिए थे। आज हम चलेंगे सेट नंबर 5 की तरफ, तो चलते हैं। देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास है सेट नंबर 5 2022 348 जीएस कोड नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। हम चलते हैं, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 से तो चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन 1 का क्या कह रहा है कि जल परागित पादप का नाम है। क्या कह रहा है कि जल परागित पादप का नाम है ऐसा पादप जिसका परागण जो है जल के माध्यम से हो, यानी कि मतलब जल परागित पादप का नाम है ऐसा वो एक पौधा है जिसका परागण किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। नंबर 1 हाइड्रिला, नंबर 2 मटर, नंबर 3 नींबू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है हाइड्रिला। कौन है? हाइड्रिला। ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपका सही है। ये इसका परागण, ये एक पौधा है जो पादप है, इसमें किसके द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। इसीलिए क्या कहते हैं इस पौधा को? जल परागित पादप। इसीलिए क्या कहते हैं इसे? जल परागित पादप का नाम है। क्या कह रहा था? जल परागित पादप का नाम है, तो कौन हो जाएगा? हाइड्रिला। ठीक है, हाइड्रिला हो जाएगा, ना कि मटर। मटर में तो होता है वायु के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम 1 का खा देखते हैं स्टूडेंट। 1 का खा कह रहा है कि निम्न में से कौन कूट फल है? कूट या आभासी कह सकता है स्टूडेंट, कूट या इसी की जगह आभासी भी बोल सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, नंबर 1 सेब, नंबर 2 अंगूर, नंबर 3 आम, नंबर 4 है मटर। तो मैं बता दूं स्टूडेंट कि इसमें जो राइट आंसर है कूट या आभासी फल में कौन है? सेब। कौन स्टूडेंट? सेब है, ना कि अंगूर, ना ही आम, ना ही मटर। एक तो सेब होता है स्टूडेंट, एक ऑप्शन में और मिल सकता है आपको। सेब ना होगा तो नाशपाती जरूर मिल सकता है। ठीक है, आप दोनों ही याद रखेंगे, एक सेब होता है और एक नाशपाती भी होता है। ठीक है, आप दोनों के दोनों आप नाम बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेब हो जाएगा। ठीक है, सेब एक कैसा फल है? कूट या आभासी फल है। कूट या आभासी फल है कौन? सेब। ठीक है, और सेब के अलावा एक और भी है जो नाशपाती है, और भी हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 1 का ग हमारा क्या कह रहा है? भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्या कह रहा है? भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नंबर 1 है 2x, नंबर 2 है 3x, नंबर 3 x, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो भ्रूण पोष में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 3x। कितनी होती है स्टूडेंट? 3x होती है। ठीक है, जब x और x मिलेंगे, यानी कि मतलब स्टूडेंट भ्रूण पोष में कितनी होती है? गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 3x होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो स्टूडेंट निषेचन होता है, जब निषेचन होता है पौधों में, तो अंडप के अंदर अंडकोश का होगा 3 अंडप होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ऊपर से जो होते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो है जो एक परागकण जो होते 2 जाते हैं, तो एक परागकण क्या होता है? वो होता है स्टूडेंट, मिल जाता है एक अंडप से, तो वो बन जाता है, वहाँ पर निषेचन हो जाता है। और जो स्टूडेंट 2 बचते हैं अंडप, और एक और हमारे पास परागकण से मिल जाता है, वही 2 अंडप और एक परागकण आपस में मिल करके वो क्या बना लिया करते हैं? भ्रूण पोष बना लिया करते हैं। 2 और 3 हो जाएंगे, 2 और 1 मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ना। तो इसीलिए भ्रूण पोष जो होता है वो 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 1 का ग का कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 1 का ग हमसे कह रहा है, 1 का ग कि 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री मिला स्टूडेंट, तो आधा इसका कर दीजिए, तो 112 का आधा कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा स्टूडेंट? 56 हो जाएगा। अगर 100 होता तो 50 हो जाता, अगर स्टूडेंट 50 हो जाता तो 25 होता, अगर 80 होते हैं स्टूडेंट इसकी जगह तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? 56 हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि कह रहा है कि 112 लघु बीजाणु, लघु बीजाणु कितने हैं? 112। तो 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए, निर्माण हेतु
लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो यानी कि मतलब 112 का आधा होता है स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट दूसरे का की तरफ। तो देखिए यहाँ पर दूसरे का हमारा क्या कह रहा है कि कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। क्या कह रहा है? कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। ऐसा पौधा जिसमें परागण किसके द्वारा हो? कीटों के द्वारा ही स्टूडेंट। किसके द्वारा हो? कीटों के द्वारा हो। के द्वारा हो। नंबर 1 है स्टूडेंट, हमारे पास उत्तर में लिखना है आपको। नंबर 1 में है कीटों के द्वारा। ये एक पौधा स्टूडेंट साल्विया, इसमें किसके द्वारा परागण होता है? कीटों के द्वारा होता है, इसीलिए ये हमारा कौन हो जाएगा? नंबर 1 साल्विया हो जाएगा। नंबर दूसरा स्टूडेंट आर्किड, एक आर्किड भी पौधा होता है। और नंबर तीसरा है अंजीर, ये भी होता है स्टूडेंट। एक तो और होता है स्टूडेंट ये जिसे हम यक्का भी कहते हैं। एक कौन होता है? यक्का भी एक पादप होता है स्टूडेंट, जिसमें किसके द्वारा परागण होता है? कीटों के द्वारा होता है स्टूडेंट। काफ़ी मात्रा में होते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे पौधे होते हैं। मैं इसलिए आपको 1, 2 और 3 एग्जाम्पल बता दिए हूँ। ठीक है, एक नाम और बता दिया हूँ जिसका नाम क्या है? यक्का। आप उसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास है दूसरे का खा कह रहा है यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। क्या कह रहा है? यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में आपको डाल लेना है। नंबर 1 लिखना है अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, अनजान व्यक्ति के साथ। और नंबर दूसरा स्टूडेंट मैथुन के समय अवरोध विधियां जैसे कांडोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यही स्टूडेंट यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए कितने हैं? 2 नियम स्टूडेंट, 1 और 2। ये इसे आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फिर स्टूडेंट दूसरे का हमारा गा कह रहा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर में आपको डाल लेना स्टूडेंट, लिखना है आपको मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या कितनी होती है स्टूडेंट? 46 पाई जाती है। कितनी? या 23 जोड़ी या 46 पाई जाती है। ठीक है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी या तो 46 पाई जाती है। ठीक है, इसी 23 जोड़ी को आप दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है स्टूडेंट दूसरे का हमारा घा कह रहा है। देखिए दूसरे का घा कह रहा है परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। क्या कह रहा है? परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। उत्तर में आपको डालेंगे स्टूडेंट, उत्तर में आपको नंबर 1 करके लिखना है मलेरिया। मलेरिया रोग जो होता है स्टूडेंट किसके द्वारा होता है? परजीवी के द्वारा होता है। और उस परजीवी का नाम क्या है स्टूडेंट? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम मादा मच्छर। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मादा मच्छर में ही होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम आपका 1 हो जाएगा। और इसके बाद देखना स्टूडेंट नंबर दूसरा है हमारा अमीबीय पेचिस या अमीबता। अमीबीय पेचिस या अमीबता ये किसके द्वारा होता है? इस परजीवी का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है स्टूडेंट? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह एक परजीवी है जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है स्टूडेंट? अमीबता या अमीबीय पेचिस। ठीक है, एक और रोग होता है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं एस्कैरिस। एक उसे भी आप याद कर लेंगे, एस्कैरिस रोग भी होता है। एस्कैरिस रोग जो किसके द्वारा होता है? परजीवियों के द्वारा ही होता है। कौन रोग? एस्कैरिस रोग। आप उसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट दूसरे का अंगा कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर में स्टूडेंट आपको डालें, उत्तर नंबर 1 डाल के लिखना है बाह्य प्रजातियों के प्रवेश को रोकना। नंबर 1 स्टूडेंट उद्योग है क्या है? बाह्य प्रजातियों के प्रवेश को रोकना स्टूडेंट। नंबर दूसरा है हमारे पास स्थानीय जातियों उपजातियों तथा किस्मों की जनसंख्या बनाए रखना। यही क्या है स्टूडेंट? राष्ट्रीय उद्योग की 2 स्थापना के 2 उद्देश्य हैं। नंबर 1 बाह्य प्रजातियों के प्रवेश को रोकना। नंबर दूसरा स्थानीय जातियों उपजातियों तथा किस्मों की जनसंख्या बनाए। ठीक है, यही स्टूडेंट ये राइट आंसर इसका। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट तीसरे का हमारा क्या कह रहा है। तीसरे का क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर कह रहा तीसरे का भक्षी तथा भक्ष को
परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यही कह रहा है ना। आपको क्या करना है, देखिए उत्तर डालना है। उत्तर में स्टूडेंट आपको लिखना है कि परभक्षण एक प्रकार की ऐसी ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। परभक्षण को स्टूडेंट हम भक्षी कहते हैं, परभक्षण को ही क्या कह देते हैं हम, भक्षी कह देते हैं। ठीक है, तो परभक्षण एक प्रकार की ऐसी ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीवधारी को परभक्षी कहते हैं। एक जीवधारी को क्या कह देते हैं स्टूडेंट, परभक्षी। एक को हम परभक्षी कह देते हैं और एक को भक्ष। तो परभक्षी को स्टूडेंट हम भक्षी कहते हैं। ठीक है, परभक्षी कहते हैं। किसी दूसरे जीव को क्या कहते हैं, भक्ष कहते हैं। दूसरे जीव को क्या कहते हैं, भक्ष कहते हैं। परभक्षी जीव सदैव भक्ष को खाता है। जो स्टूडेंट परभक्षी होता है ना, जिसे हम भक्षी बोलते हैं, वो किसको खाता है, सदैव भक्ष को खाता है। ठीक है, परभक्षी जीव सदैव भक्ष को खाता है। जैसे स्टूडेंट, जैसे में है सभी मांसाहारी शिकारी जीव क्या होते हैं, परभक्षी होते हैं। जो भी स्टूडेंट मांसाहारी होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, परभक्षी होते हैं। जैसे शेर क्या है, परभक्षी होता है स्टूडेंट। वो किसको खाता है, अनेक जानवरों को खाता है। तो जिसको खाता है स्टूडेंट, जिसको शेर खाएगा वो क्या हो जाएगा, भक्ष हो जाएंगे, और शेर क्या हो जाएगा, भक्षी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, केवल 25% ही पादप क्या होते हैं, भक्षी होते हैं। केवल 25% ही पादप क्या होते हैं, भक्षी होते हैं। ठीक है, अनेक पादप जो होते हैं, अनेक पौधे होते हैं स्टूडेंट जिनको जानवर खाते हैं। तो जिनको खाते हैं जानवर वही होते हैं ना। तो देखिए यहाँ वही लिखा है, यहाँ पर केवल 25% ही पादप क्या होते हैं, भक्षी होते हैं। ठीक है, इसमें लिखना है। इसके बाद शाकाहारी का वर्णन भी कह रहा था, तो शाकाहारी का वर्णन कर लेते हैं। देखिए, तो शाकाहारी में लिखना है वे जंतु जो हरे पेड़ पादपों या उनके विभिन्न भागों जैसे फल, बीज आदि को क्या करते हो, खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। वे जंतु जो हरे पेड़ पादपों या उनके विभिन्न भागों जैसे फल, बीज आदि को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। यही इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरे खा कह रहा है हमारा कि सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, यही कह रहा है ना। उत्तर में आपको डाल लेना है, लिखना स्टूडेंट इसमें कि जब एक जीव या पादप, चाहे जीव हो या कोई पौधा हो, जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए ही क्या हो जाए, लाभान्वित होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में आपको लिखना है। उदाहरण में स्टूडेंट आर्किड, आरोही एवं कंठ लताएं और आदि। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभोजिता का। क्या है स्टूडेंट, जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए, क्या स्टूडेंट, बिना हानि पहुंचाए ही क्या हो जाए, लाभान्वित होता है। क्या हो जाए, लाभान्वित होता है, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। उदाहरण में है आर्किड, आरोही एवं कंठ लताएं और ETC। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, इसके बाद हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन तीसरे गा कह रहा है। तीसरे का गा कह रहा है अनुकूलन किसे कहते हैं, एडेप्टेशन। अनुकूलन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं। ठीक है स्टूडेंट, उत्तर में डाल लेना है आपको। उत्तर में हेडिंग डाल लेना है पहले अनुकूलन, जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, अनुकूलन में स्टूडेंट लिखना है आपको किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम, अनुकूलन, जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, यही स्टूडेंट। इसके बाद क्या कह रहा था क्वेश्चन कि स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के क्या है, अनुकूल है। यही कह रहा है ना। इसमें आपको लिखना है कि लवणीय मृदा कार्य की रूप से शुष्क होती है। क्या होती है, शुष्क होती है, क्योंकि मिट्टी में उच्च परासरण दाब होने के कारण, क्या किसके कारण, उच्च परासरण दाब होने के कारण
पादप मृदा से जल अवशोषित नहीं कर पाते हैं। किस कारण स्टूडेंट? परासरण दाब, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे परासरण दाब, ओस्मोसिस प्रेशर, ठीक है। परासरण दाब होने के कारण पादप मृदा से जल अवशोषित नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? जल अवशोषित नहीं कर पाते हैं। अतः लवणोद्भिद पादपों में ऐसे विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं जिनके कारण वे ऐसी भूमि में भी उगने व वृद्धि ग्रोथ करने में समर्थ होते हैं। क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। जिस भूमि में अन्य पादप वृद्धि क्या कर नहीं पाते? वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही तीसरे का गा का पूरा राइट आंसर था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का घा कह रहा है कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, यही कह रहा है ना। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, मानव के शुक्राणु का नामांकित चित्र ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। यही है मानव के शुक्राणु का नामांकित चित्र। क्या स्टूडेंट? इसके भाग हैं कई। देखिए यहाँ पर एक तो शीर्ष, एक मध्यखंड और एक पुच्छ, तीन भाग होते हैं स्टूडेंट। एक तो हमारे पास शीर्ष, एक बीच का जिसे मध्यखंड और एक हमारे पास क्या है? पुच्छ है। कितने भाग स्टूडेंट? तीन भाग इसके। तो ये वो स्टूडेंट हमारे पास ये पुच्छ है। ये क्या करती है? ये पुच्छ ही स्टूडेंट शुक्राणु को गति प्रदान करने का काम कराती है। ठीक है, ये क्या है? पुच्छ है। ठीक है, ये इसका इसे हम कहते हैं पुच्छ स्टूडेंट। ठीक है, ये बहुत ही लंबी होती है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये भाग, मध्य का भाग स्टूडेंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्टूडेंट ये ऊर्जा का एक बिजली का। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया में कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं होगी स्टूडेंट तो शुक्राणु को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। जब ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो शुक्राणु गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जो लास्ट का भाग स्टूडेंट, हमारे पास क्या? ये शीर्ष है, सबसे ऊपरी भाग। तो ये शीर्ष क्या होता है स्टूडेंट? यही जो मादा का जो अंडाणु होता है, ये यही शीर्ष भाग होता है जो अंडाणु को भेद करके अंदर पहुंच जाता है। यही स्टूडेंट तीनों इसके पार्ट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरे का अंगा कह रहा है हमारा मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है? मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको उत्तर डाल लेना स्टूडेंट। इसमें उत्तर डाल के लिखना है प्रत्येक एकल लक्षण किसी विशेष कारक के जोड़े या युग्म से नियंत्रित होता है। एक ही लक्षण के ये दो कारक परस्पर विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं। कैसे स्टूडेंट? विपरीत भी प्रभाव के हो सकते हैं। तब सामान्यतः एक कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। जो एक कारक है स्टूडेंट वो क्या करता है? अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है तथा प्रभावी कारक कहलाता है। जो प्रभाव प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी कारक कहते हैं, यानी मतलब कहलाता है। तथा दूसरा अप्रभावी होता है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट? अप्रभावी होता है। इसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से क्या है? उदाहरण है स्टूडेंट कि जब शुद्ध समयुग्मजी लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो कैसा है? प्रभावी है, दिखाई देता है। इसमें प्रभावी ही दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन कैसा होता है? छिपा रहता है, ये दिखाई नहीं देता। ये क्या होता है स्टूडेंट? अप्रभावी लक्षण जो होता है वो छिपा रहता है। F1 पीढ़ी के संतान पौधे क्या होते? कैसे होते? विषम युग्मजी, यानी वो टी या कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। कैसे होते हैं? विषम युग्मजी, यानी कि मतलब दोनों युग्मक जो है स्टूडेंट कैसे हैं? अलग अलग हैं। एक तो हमारे पास कैपिटल टी है, एक हमारे पास स्मॉल टी होते हैं। ठीक है, कब स्टूडेंट? जब F1 पीढ़ी के जो संतान होते हैं। कब? F1 पीढ़ी के संतान कैसे होते हैं? संतान के पौधे कैसे होते हैं स्टूडेंट? विषम युग्मजी, यानी कि मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि शुद्ध लंबे पौधे हैं। ये कैसे हैं? शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी कैपिटल पी, ये कैसे स्टूडेंट? प्रभावी
और स्टूडेंट शुद्ध बौने पौधे यानी अप्रभावी स्मॉल टी ये कैसे स्टूडेंट अप्रभावी हैं। जब क्रॉस कराएंगे तो देखिए सभी लंबे पौधे ये क्या स्टूडेंट हमारे पास है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। संकरण करा F1 पीढ़ी में क्या है, वही तो लिखा था यहाँ पर कि F1 पीढ़ी में संतान कैसी होंगे स्टूडेंट, पौधे यानी मतलब विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। तो F1 पीढ़ी में कैसे होगा स्टूडेंट, संकरण कराएंगे जब कैसा होगा स्टूडेंट संतान, यानी कि मतलब सभी लंबे पौधे होंगे। और यहाँ पर देखिए का प्रभावी ही अपना क्या क्या कर रहा है, दिखा रहा है ना, प्रभावी तो ये तो प्रभावी लक्षण ही दिखता है स्टूडेंट। अप्रभावी क्या होता है, वो छिपा रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं, नोट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है लक्षण केवल प्रभावी जीन का ही प्रकट होता है। क्या है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लक्षण जो है स्टूडेंट केवल प्रभावी जीन का ही क्या होता है, प्रकट होता है। यदि प्रभावी जीन नहीं है, यदि स्टूडेंट अगर प्रभावी जीन नहीं है तो अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा। क्या होगा स्टूडेंट, अगर प्रभावी जीन नहीं है तो स्टूडेंट क्या होगा, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा। जब प्रभावी जीन ना हो तब स्टूडेंट, अगर प्रभावी जीन है तो अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, यही पूरा का पूरा स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।